मैं जानता हूँ पहला माफिया मुंडीर। माफिया मुंडीर को सबसे पहले छोड़ा शायद आपने था। मैं खुद चाहता हूँ कि माफिया मुंडीर वापस आए। तो मुझे इतना पता है कि हाँ, जब मैं लाइव पे गया था उस वक्त मैंने शराब पी रखी थी और रफ्तार को मैंने बहुत कुछ बोल दिया था। और यही बात अगर हनी पाजी को ये मैं बोलना चाहूँगा कि उनको अगर पाजी किसी का नहीं लगा तो वो किसी को फ़ोन करके बोल देते, अगर उनको इतना उससे प्रॉब्लम है। जो बीफ्स होते हैं आर्टिस्ट के बीच में, वो एक्चुअली में वो रियल में होते हैं या फिर वो बस एक वो क्लाउड वाली चीज़ है? होते हैं यार, रियल भी होते हैं और लोग मर जाते हैं बीच में। यहाँ एक के कम पिटे यार, घर पे पापा ज़्यादा पे लेंगे। चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम ठोकता है भाई, और डूबते को सब किनारा कर लेते हैं। बड़ा ऐसा फ़ायदा उठाया गया मेरा, तो फिर वो गुस्सा मेरा बहुत निकला। जमना पारी सब पे भारी। मेरा सबसे बड़ा फ्लैक्स है, मैंने अपनी बहन की शादी करी। मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं, बहुत पैसा कमा फिर जीरो हो गए। ये नाइकी के होंगे 18,000 के जूते हैं, 18-19,000 के। काली डन्नाली गड्डी दे शीशे काले, मेरे पीछे पीछे लगे 24 घंटे पुलिस वाले। Hi guys, I'm Sadhika Sehgal. You're watching me on Men's XP at Men's Locker Room. And today we have as our guest a man who's known as the lyrical god of the Indian rap game industry, Ikka. हाय, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? बेहतरीन। मैंने सुना है कि लोगों का जो नाम होता है ना, उस नाम का उनकी पर्सनालिटी पे बहुत असर पड़ता है। और आपका तो नाम भी इक्का, जैसे हुक्म का इक्का। जी। तो आपको लगता है ऐसे कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी में था ऐसे नंबर 1 बनना? हाँ था, तभी मैंने नाम रखा है इक्का, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझ जैसा एक ही है। और ये नाम मतलब मेरे को नाम से नाम मिला था। मेरा नाम घर का मतलब अंकित है, और छोटा करो तो अक्की बनता है। हाँ। तो मैंने लिखा था उसको A-double-K-I, उल्टा देखा तो I-double-K-A। तो मेरे को नाम से नाम मिला, तो मैंने कहा ये मैं ही हूँ भाई। आपके गाने हम सारे लोगों ने हम बड़े हुए हैं वो वाले सारे गाने सुन के। इनफैक्ट हम लोगों की सबसे ज्यादा यूथ की जो मेमोरीज है ना, वो यही वाले गाने कि इक्का के गाने सुनते थे, हनी सिंह के गाने सुनते थे, रफ्तार, बादशाह, इन सारे लोगों के। और आप तो आई थिंक हो भी एक ओजी, इस इंडस्ट्री में यूर एन ओजी, राइट? इनफैक्ट जब आई थिंक माफिया मुंडीर भी जब फॉर्म हुआ था, यू वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल इनिशियल पार्ट ऑफ इट। तो वो आपका सफर वो कैसे शुरू हुआ, जो ब्लैक वॉल स्ट्रीट देसीज का वो सफर कैसे शुरू हुआ? यार जब मतलब छोटे थे, और मैं पहली बार जब लिल गोलू से मिला था, और सेम इंटरेस्ट था म्यूज़िक, तो बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। एक दूसरे के घर जाना, एक दूसरे से म्यूज़िक शेयर करना उस वक्त, क्योंकि इंटरनेट इतना ज़्यादा वो नहीं था प्रचलित, और यूट्यूब वगैरह इतना मतलब बड़ा नहीं था उस वक्त। हाँ, तो तब यही होता था कि भाई बर्न सीडी लेनी है, उसको बर्न करके लेना भाई, इसमें डाल दे यार बर्न करके, और यार ये और वो। तो ऐसे मेरी गोलू की दोस्ती हुई और बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। फिर गोलू का दोस्त था रफ्तार, फिर उसने मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया। और रफ्तार ने, मुझे याद है, एक गाना ना रिकॉर्ड कर रखा था उसने अपने घर के ही, उसने हेडफोन वाले उस पर माइक जो होता था उसी से उसने बहुत लो क्वालिटी में एक गाना रिकॉर्ड कर रखा था, पर उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा था। तो मैंने कहा लड़का कौन है यार, मैंने उसने बीट पे गा रखा है यार, मैंने हम तो सिर्फ सुनते हैं। मैंने कहा ये कौन है, हमको भी करना है। और फिर गोलू ने मेरे को मिलवाया रफ्तार से, और जब मिला तो मेरे को बहुत ही मतलब क्रिएटिव मतलब लगा कि यार अपना भाई है यार, ये तो हमारी तरह ही है। तो वैसे दोस्ती होगी तीनों की, और फिर हम गाने बनाने मतलब शुरू करा हमने। और 1-2 साल हमने ऐसे ही काम करा, कभी सीखा, मतलब स्टूडियो जाके धक्के खाए भाई, रिकॉर्ड कैसे करते हैं, लिखना कैसे है, कुछ भी ऊट पटांग लिख रहे हैं, कोई काफिया मतलब कोई वो नहीं पता कि मुखड़ा क्या है, अंतरा क्या है, हुक क्या है, सो ये सब करते करते मतलब हम एमेच्योर तरीके से गाने बना रहे थे। और हमने ऑर्कुट पे गाना डाला था, मतलब एक गाना। तो मुझे याद है हनी भाई ने फिर वो गाना देखा, और तो उन्होंने मतलब बुलाया स्टूडियो, तो हम गए वहाँ पे लोग। और फिर जब हनी भाई मिले तो हमारा म्यूज़िक को देखने का नज़रिया बहुत चेंज हो गया। फिर हनी भाई के साथ हम काम करने लगे, हम स्टूडियोज़ जाने लगे, सीखने लगे कि कैसे माइक पे खड़ा होना है भाई, कैसे DT TT क्या होता है, एड लिब्स क्या होते हैं, फिलर्स क्या होते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बारीकियाँ हमने फिर वहाँ से सीखी। और फिर उसके बाद ये ऐसे माफिया मुंडीर में हम शामिल हो गए। मेरी सबसे बात होती है, मेरे साथ कोई छूटा नहीं है, तो मैं कभी ये नहीं सोचता कि छूट गया कोई, या फिर ये वो बेहतरीन के लिए था। मतलब मैंने अपने आप को इवोल्व करा उस टाइम पीरियड में अकेला होके, और अपने आप को ढूंढा कि मैं क्या हूँ। सो यस। आजकल ना बहुत सारे आर्टिस्ट जा रहे हैं अलग अलग पॉडकास्ट पे, वो बातें कर रहे हैं अपनी हिस्ट्री के बारे में, अब उन्होंने कैसे अपनी स्ट्रगल स्टार्ट करी, कैसे नहीं स्टार्ट करी। कुछ लोग अपनी नाराज़गी भी दिखा रहे हैं उन पॉडकास्ट पे जाके, और कुछ लोग अपनी स्टोरी सेट कर रहे हैं, स्टोरी स्ट्रेट कर रहे हैं। बट आपकी ऑडियंस और आपकी फैंस वेट कर रही है आपकी साइड ऑफ स्टोरी सुनने के लिए। बिकॉज जैसे ये वाली चीज़ चली थी कि शायद आप यू वर द फर्स्ट वन टू लीव माफिया मुंडीर, या फिर उस टाइम की वो जो पूरी की पूरी बातें थी, आपने भी एक पॉइंट पे जाके आप लाइव पे अपने आप ने वो किया कि यार जो सच है सच के साथ रहो, सच के साथ डिविएट मत करो, या तो आधा सच मत बोलो, बोलना है तो पूरा बोलो। एंड लोगों को लग रहा था कि वो बीफ चल रही है, नहीं चल रही, बट देन यू एंड रफ्तार यू केम टुगेदर, एंड ऑफ कोर्स आपके सॉन्ग्स भी आए हैं, काफी हिट सॉन्ग्स आए हैं। बट
व्हाट वाज योर साइड ऑफ द स्टोरी? हनी सिंह ने रिसेंटली जैसे बात करी माफिया मुंडीर की, जब वो बात करते हैं तो वो बोल रहे थे कि जो इंसान आज की डेट में मेरे को हनी पाजी नहीं बोल सकता, यू नो, वो शायद माफिया मुंडीर का कभी पार्ट ही नहीं था, बिकॉज माफिया मुंडीर इस आइडियल पे बेस था, इस यू नो उसके पीछे का ये लॉजिक था कि वो हायरार्की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कि वो आर्टिस्ट रिस्पेक्ट करना चाहिए, कि आर्ट रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देखो भाई, हम तो करते हैं, हम तो पहले ही पाजी बोलते हैं, आदि पाजी बोलते हैं, और मैंने तो हमेशा प्यार ही दिया, चाहे वो हनी भाई हों, बादशाह भाई हों, या फिर रफ्तार हो, गोलू हो, तो मेरे लिए तो सब बहुत प्यारे हैं और हमेशा रहेंगे। बात रही रफ्तार की और हनी भाई की, तो उनका अपना कुछ है जिसमें, यार देखो, मैं उन चीज़ों को ज़्यादा जानता नहीं, क्योंकि तब मैं छोड़ चुका था वो ग्रुप, और शायद मैं इतना बोल नहीं सकता इसलिए क्योंकि मुझे इतना पता नहीं। और मुझे इतना पता है कि हाँ, जब मैं लाइव पे गया था उस वक्त मैंने शराब पी रखी थी और रफ्तार को मैंने बहुत कुछ बोल दिया था, जो कि मुझे वैसे नहीं, फ़ोन करके बोलना चाहिए था, पब्लिकली मुझे नहीं बोलना चाहिए था। वहाँ से मैंने वो चीज़ सीखी कि अगर मेरे को बात करनी थी तो मैं शायद उसे फ़ोन करके ये चीज़ कह सकता था, पर शायद मुझे किसी चीज़ का गुस्सा था, वो मैंने लाइव पे आके वो कहीं और निकाल दिया। पर दे आर ऑल लाइक ब्रदर्स टू मी, और हनी भाई की यार हमने इज़्ज़त ही करी है। अब आई डोंट नो उनको कौन सी बात बुरी लगी किसकी, और बहुत सारी बातें हैं यार जो रफ्तार के दिल में भी हैं, जो कि उसके नज़रिए से गलत हैं, और मैं उन दोनों की रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैं बस यही बोलता हूँ कि यार ना ही लड़े तो अच्छा है। मैं खुद चाहता हूँ कि माफिया मुंडीर वापस आए, क्योंकि मुझे पता कितना पोटेंशियल है, और मैं एज एन आर्टिस्ट सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं ज़्यादा किसी के साथ रहा नहीं, मैं रफ्तार के साथ बहुत रहा हूँ, गोलू के साथ बहुत रहा हूँ, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं। मैं ना हनी भाई के साथ इतना रहा, ना मैं बादशाह भाई के साथ इतना रहा। बादशाह भाई के साथ तो मतलब कि मुश्किल से 4 बार मीटिंग हुई है ज़िंदगी में मेरी आज तक, पर आई लव हिम, बहुत ही अमेजिंग बंदा है वो। और हनी भाई से तो मतलब कि यार हम म्यूज़िकली इतना कुछ सीखे, हमने देखा ही, हमने कमर्शलाइज अपने आप को हनी भाई के बाद करा, और उनकी तो रिस्पेक्ट हमेशा रहेगी वैसी। और बाकी रही यार, मैं सबके साधु सब भाई हैं, बस मेरा दिल से ये बोलना है कि ना लड़े। ये इतनी सारी तलवारें ना एक मयान में नहीं रह सकती थी, तो अच्छा भी है बुरा भी है यार। मैं तो हमेशा ही चाहूँगा कि यार साथ में देखने को मिले और लोगों को, क्योंकि लोग चाहते हैं माफिया मंडीर को साथ में देखना, और मेरे ख्याल से सैलाब आ जाएगा जिस दिन ऐसा हुआ। तो मुश्किल है थोड़ा, पता नहीं वो कब होगा कि नहीं होगा, बट ठीक है, मैं उन दोनों की रिस्पेक्ट करता हूँ, और दोनों के अपने ग्रजेस हैं यार। और मैं उनमें इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि मैं जानता नहीं उन चीज़ों को। मैं अपना ओपिनियन इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि अगर मैं दूँ और वो गलत हो तो शायद मैं गलत दिखाई दूंगा। पंजाबी आर्टिस्ट भी आई थिंक इंक्लूडेड थे माफिया मुंडीर में या नहीं? जैसे एक तो था दिल्ली वाला पूरा ग्रुप आप लोगों का, ठीक है, वो हो गए लिल गोलू हो गए, आप हो गए, और रफ्तार हो गए, और बादशाह जी हो गए, है ना, और एक था पंजाबी आर्टिस्ट का ग्रुप जिसमें अल्फाज, जे स्टार, मनी औजला, निंजा, तो वो भी पार्ट थे या फिर वो बहुत कंफ्यूजन रहती है? मतलब देखो, जब हम गए थे हमको तो यही सीन पता था कि माफिया मुंडीर हनी भाई लेके आ रहे हैं और उसमें हम हैं, और बस हमने तो उन्होंने तो टी शर्ट्स बनवा रखी थी कि लड़कों ये पहन के घूमेंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, मतलब आग लगा देंगे मोहल्ले में। और बातों में भरोसा भी था हमको हनी भाई, क्योंकि जो पैशन दिखता था हनी भाई के म्यूज़िक में और उनमें, वो हम डिनाई नहीं कर सकते थे कि यार ऐसा नहीं होगा, वो जो बोल रहे हैं वो होकर रहेगा। बाकी उसके बाद मैं सबसे पहले अलग हो गया, उसके बाद चलता रहा, फिर बाद में रफ्तार हुआ, फिर बादशाह भाई हो गए, फिर गोलू स्टक अराउंड वहीं रह गया, और आज भी कर रहा है मेरे ख्याल से हनी भाई के साथ काम। फिर उसके बाद नए लोग आते रहे, और मैं सही बताऊं तो ज़्यादा किसी से मिला ही नहीं ना। मैं जे स्टार भाई से इतना मिला, मनी उजला भाई से इतना नहीं मिला। अल्फाज भाई से मेरी बहुत बात होती है, क्योंकि एज अ लिरिसिस्ट मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और जिसका कलम चलता है बहुत अच्छा, मैं अपने आप ही वहाँ दुआ सलाम ठोक देता हूँ भाई कि आप कलाकार हो भाई। तो उनसे बातचीत चलती है, बाद में वो भी आए। और यार माफिया मुंडीर देखो, अगर हनी भाई ने उनको नाम दिया तो वो भी थे, मतलब हैं, थे क्या। और माफिया मुंडीर जब मतलब हनी भाई के जितने भी लोग रहे हैं, मैं उनसे कनेक्टेड था और सबकी रिस्पेक्ट ही करता हूँ मैं। बाकी निंजा भाई से मेरी इतनी कोई बात नहीं है, जबकि मैंने उनका पहला गाना मैंने लिखा था, तेरी भाभी है, तो उसका लिरिसिस्ट मैं ही था। और यस, मैं जानता हूँ पहला माफिया मुंडीर जब हम थे, तो मैं उसी की बात कह सकता हूँ और कर सकता हूँ। और आपने आई थिंक आगे जाके दिलजीत के लिए भी सॉन्ग्स लिखे, बॉलीवुड के लिए आपने कितने सारे सॉन्ग्स लिखे। दिलजीत भाई, आई लव दिलजीत पाजी, और दिलजीत पाजी ने मेरे को बहुत ही सेट करा, मतलब मेलोडी एरिया में, मतलब क्योंकि जो इनकी मेलोडीज़ हैं वो इतनी मीठी है। उन्होंने बताया कि यार मतलब हम ऐसे घरों से हैं ना कि हमारे घर में दूर दूर तक म्यूज़िक में कोई नहीं था, तो हमको आता कुछ नहीं था म्यूज़िकली। हम हनी भाई के वहाँ गए तो हमारा दिमाग खुलने लगा, और फिर उसके बाद मेरे को दिलजीत पाजी मिले। दिलजीत पाजी से मेरे को मेलोडीज़ जो है ना मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग होने लग गई,
बहुत मीठी होने लग गई, बहुत ही लेजिट होने लग गई, बहुत मैच्योर होने लग गई। तो उनके लिए तो मैंने बहुत काम करा, उनकी मूवीज़ के गाने लिखे काफ़ी मैंने, और एज अ सिंगल बहुत गाने लिखे मैंने उनके लिए। इनफैक्ट मैंने पूरी उनकी एल्बम बना के रेडी कर रखी थी जो कभी रिलीज़ नहीं हुई। दो आई हैव मतलब अराउंड 15 से 16 ट्रैक अनरिलीज तो दिलजीत पारी के आदमी में पड़े हुए। आई लव दिलजीत पारी यार। आई थिंक ही रिस्पेक्ट्स यू सो मच ऑल्सो। मतलब वो म्यूचुअल है। जैसे ही हमने करी, भाई ने भी मेरे को वैसा रिस्पेक्ट दिया, तो ये दिल से वैसे रिस्पेक्ट है भाई के लिए। मतलब हर जगह अपने साथ खड़ा रखा। और इनफैक्ट हम तो यार एक ही हमारा होटल रूम होता था, और बहुत यार हमने साथ में उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने कि मेहनत कैसे करनी है। मैंने अगर कोई मेहनती इंसान देखा इंडस्ट्री में, दिलजीत पाजी से ज़्यादा कोई मेहनती नहीं देखा। मतलब मेरे को याद है उनका एक शूट चला था डिस्को सिंह का, और हम पंजाब में थे। मतलब आर्टिस्ट होता है यार, शॉर्ट दे के आया थका हुआ है, और वैनिटी में आके एसी की हवा खाता है, चाय पीता है, पानी पीता है, कुछ करता है। भाई हम स्टूडियो कह रहा हूँ, सेट से हम वैनिटी में गए हैं। वैनिटी में जाके बैठे हैं, कहते हैं लैपटॉप खोले गाना बनाते हैं यार, गाना बनाते हैं। मैंने कहा भाई आपकी मूवी चल रही है, गाना में कहाँ दिमाग लगा रहे हो? कहते हैं यार टाइम क्यों ख़राब करना, ये और वो। तो वहाँ से मैंने देखा हसल है यार, मैंने ऐसा हसल करना है, अगर सर्वाइव करना है या फिर कुछ बड़ा बनना है, अचीव करना है, तो ऐसी मेहनत करनी चाहिए। ओके, तो आप इस इंडस्ट्री में अभी के टाइम पे किसको अपना दोस्त बोल सकते हो कि कोई है नहीं है, मुझे पता ये है? बहुत कम है। स्टैन है, MC स्टैन, और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा भाई है मेरा, और बादशाह भाई हैं जिन्होंने मेरे को हेल्प करा जब मेरे को चाहिए थी, और मैं खुले में बोल सकता हूँ आई लव हिम। और लिल गोलू है मेरे बचपन का दोस्त। मैं जिनसे इंस्पिरेशन लेता हूँ ना, मैं उसी सर्कल में रहना चाहता हूँ, जैसा बनना चाहता हूँ कि मेरे को ऐसा बनना है यार, ऐसा लिखना है, इस जोन का लिखना है, इतना पॉलिश्ड लिखना है। या फिर तो यही है, मतलब कुछ नाम, ज़्यादा नाम तो है नहीं, इन्हीं को मैं अपना दोस्त मानता हूँ जो इंडस्ट्री में हैं, जो खड़े हुए हैं मेरे साथ हमेशा। क्योंकि आजकल ना जैसे बाहर का रैप भी, अगर वेस्ट का रैप देखो तो उसके लिरिक्स बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ आर्टिस्ट को छोड़ के, फॉर एग्जांपल जैसे एमिनेम या फिर कुछ पर्टिकुलर आर्टिस्ट को छोड़ के, क्योंकि उनका हमेशा या तो मीनिंगफुल होता है या फिर कुछ उसमें अलग बात होती है। बट बहुत सारे ऐसे रैपर्स हैं जो बहुत गिनी चुनी बातों के ऊपर, या तो गाड़ियों के ऊपर, या तो लड़कियों के ऊपर, ब्लिंग के ऊपर करते रहते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे वो चांस है कि एक्चुअली में वो मीनिंग लेके आने का। फॉर एग्जाम्पल इतनी सारी जनता सिद्धू मूसेवाला के पीछे इसीलिए भी पागल थी क्योंकि उनके हर रैप में ना वो एक दर्द फील होता था। वो एक लाइन बोलते थे कि पहले साइकिल थी अब रेंज रोवर थी, वो पता है वो फीलिंग आती थी कि यार शायद हम भी कर सकते हैं। आपने जैसे सिद्धू भाई की बात करी थी, मैं बोलना चाहूँगा कि सिद्धू भाई की राइटिंग हमको गाने इतने अच्छे लगते क्योंकि वो खुद लिखते थे, वो उनके खुद के एक्सपीरियंस वो बयां करते थे। जब इंसान अपनी कहानी बताता है ना, तो उसको पता है कि वो मैंने कैसे झेली थी, या फिर मैं किस मतलब सेंस में कह रहा हूँ ये चीज़, तो वो उस भाव में उस बात को कहता है। तो जब भी आप राइटर अपनी, जैसे कि आप सिंगर होते हैं, कई लोगों में, बहुत कम लोगों में कला होती है जो किसी की लिखी बात को बहुत अपनी बना के कह दे। जैसे अरिजीत सर है, वो किसी की बात, कही बात को ना, लिखी बात को अपनी ऐसे बना के बोल देते हैं ना कि पता नहीं भाई उनका ही दिल टूटा है। ये वो उस बंदे का वाकई दिल टूटा है, सलूट है जो वो बंदे हैं। अरिजीत सर तो खैर वो तो गॉड लेवल बंदे हैं, खैर जितना उनकी तारीफ करूँ कम है। तो आर्टिस्ट यार, आर्टिस्ट के अंदर ही होती है सब चीज़ें, इनबिल्ड होती हैं यार। जो लेखक, जो लिखने वाला है ना, वो भाव को समझना बड़ा ज़रूरी है कि आप किस भाव को किस तरीके से कहना चाहिए गानों में। तो बहुत कम आर्टिस्ट है जो टॉप पे हैं, वो समझते हैं तभी वो टॉप पे हैं। एंड इनफैक्ट आपके कुछ गाने जो पुराने जैसे मेरे को याद है इन द क्लब जब आया था, हम सारे लोग ऐसे गाड़ी में बैठ के वो सुनते थे, वो लिरिक्स याद करते थे ताकि आपके साथ बीट पे वो गा सके। तो आई थिंक वो वाला जो पूरी जर्नी रही है ना आपकी, इनफैक्ट तब के सॉन्ग से लेके अब के सॉन्ग्स तक, लिरिक्स में भी आपकी कितनी सारी स्टोरीज निकल के जैसे बाहर आती हैं, तो वो चीज़ अच्छी लगती है कि यार एक इंसान है, उसने जहाँ से स्टार्ट किया, जैसे जैसे उसकी लाइफ में और चीज़ें हो रही है, वैसे वैसे वो स्टोरी की तरह आपके गानों में कवर हो रही है। यार रैपर्स के पास ना सिर्फ स्टोरीज ही होती हैं। जो हिप हॉप है वो इट्स ऑल अबाउट स्टोरीज, पोएम्स। तो हमने शुरू से ही वही सुनी है, एमिनेम स्टोरी टेलर, बिगी स्टोरी टेलर। तो मैं तो बहुत फ़ैन रहा हूँ इन लोगों का। जे कोल जो मैं आज सुनता हूँ, बिगेस्ट स्टोरी टेलर्स, तो वहाँ से बहुत इन्फ्लुएंस थे हम। और मैं तो बहुत ज़्यादा था कि मैं बचपन में कॉमिक्स भी पढ़ता था, नागराज सुपर कमांडो ध्रुव, तो वहाँ कहानियाँ होती थी। तो बचपन से ही मेरे को ना कहानियाँ बहुत मतलब खींचती हैं अपनी तरफ। तो फिर वो बहुत आसान हो गया मेरे लिए कि अपनी ज़िंदगी को या फिर अपने एक्सपीरियंसेस को मैं कहानी के थ्रू बता सकूं। तो एक रैपर सबसे ज़्यादा देखोगे आप स्टोरी टेलिंग करता है।
तो क्या यही रीज़न है जिसकी वजह से अब रैप मैन कॉमिक्स आपका गाना वो सारा इंट्रोड्यूस हुआ है? सो इज दिस द स्टोरी बिहाइंड इट? मैं ना बचपन से बड़ा मतलब कैसे बोलूँ, मैं सुपर हीरो बनना चाहता था। मैं बचपन में, मुझे याद है, मैं एक बार, मैं स्पाइडरमैन का बहुत फ़ैन हूँ, बैटमैन, स्पाइडरमैन और ये और वो। तो मेरे को याद है मैं 4th में था या 5th में था और मैंने एक मकड़ी को मारा, उसे कागज़ में डाल के खा गया था मैं। मुझे लगा मैं स्पाइडरमैन बन जाऊंगा। मेरे को ये नहीं पता था कि रेडियो एक्टिव होना बड़ा ज़रूरी है उसका। तो वो खाने के बाद मैं 5-10 मिनट बाद देख भी रहा हूँ दीवार पे हाथ लगा कि मैं स्पाइडरमैन बना कि नहीं बना। तो मैं वैसे वाला फ़ैन था। तो मैं अपनी ज़िंदगी में चाहता था कि यार मैं कुछ ऐसा करूँ, कुछ क्रिएटिव करूँ। और मतलब कि मैंने अभी देखा हिप हॉप इतना ज़्यादा मतलब बड़ा हो गया है हिंदुस्तान में, पर जो आर्टिस्ट हैं वो कुछ अलग नहीं कर रहे। मेरे को ऐसा लगता है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ और मैं ज़्यादा शायद एक्सप्लोर नहीं करा होगा इतना कि मेरे को दिखा हो अभी तक। तो मैं चाहता था कि यार मैं ऐसी कोई स्टोरीज़ लेके आऊँ या फिर कैरेक्टर्स लेके आऊँ जो कि यहाँ पे भी कोई सुपर हीरोज़ हों। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे बच्चों को पता ही नहीं है राज कॉमिक्स क्या है, नागराज क्या है, परमाणु क्या है, डोगा क्या है, या सुपर कमांडो ध्रुव कौन है। उन्हें ये पता बैटमैन, स्पाइडरमैन क्या है। मैं तो यहाँ के सुपर हीरोज़ को भी जाने। और जो मैंने बचपन में देखा है राज कॉमिक्स मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा जाने हिंदुस्तान का। तो यस, मैंने गाना बनाया और रैप मैन और राज कॉमिक्स से इंस्टाग्राम पे मैं कनेक्टेड हूँ। तो उनका ये मैसेज आया कि यार इस पे तो कॉमिक्स बननी चाहिए। और पता नहीं लोगों के लिए शायद इतना बड़ा होगा कि नहीं, ये चीज़ इतनी बड़ी है कि नहीं, पर मेरे लिए इतनी बड़ी चीज़ है ना ये कि मैं राज कॉमिक्स का एक पात्र बन रहा हूँ और मैं राज कॉमिक्स में आ रहा हूँ। तो मैं जब मेरे को लगा कि हाँ यार अब मेरे पास आई कैन मेक सच वीडियोज़ और ऐसा कुछ विजुअल्स मैं दे सकता हूँ, तो मैंने गाना करा रैप मैन। तो रैप मैन तो ऐसे बना। आई थिंक एक पॉप कल्चर मोमेंट होगी पूरे शायद। इंडिया के यूथ के लिए। देखो कोशिश करनी चाहिए, होगी नहीं होगी वो तो खैर फ्यूचर ही जानता है और जनता जानती है, पर अपनी तरफ से इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि हाँ कि नई चीज़ें आएँ। आई थिंक आप वो टर्निंग पॉइंट लेके आ सकते हो कि यहाँ के कल्चर में भी वो कूल वाली यार फैक्टर। हमारे यहाँ का मतलब क्रिएटिविटी, टैलेंट, जो ये चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए यार, आगे बढ़नी चाहिए। अपने बच्चों को जब इंटरेस्ट आएगा तो शायद वो उस चीज़ में इंडल्ज हो जाएंगे और वो बनाने की कोशिश करेंगे। अभी कुछ टाइम पहले हमारी किंग से बात हो रही थी, उन्होंने भी सेम चीज़ बोली कि क्लबिंग का इतना शौक नहीं है, दारू वारू का इतना शौक नहीं है। बट यार रैपर्स की तो एक इमेज होती है ना, उनकी इमेज ये होती है कि यार क्लब्स एंड पार्टीज एंड ब्लिंग एंड फेम और वो वाली सारी चीज़ें कर लिया वो सब, मतलब वो टाइम पीरियड होता है, वो कर लिया। अब ये रहता है कि यार मतलब एक स्पेस में रहूँ मैं, अपने एक पॉजिटिव स्पेस में रहूँ, क्योंकि इतना कुछ होता है तो फिर आपको काम करने का मौका नहीं मिलता और मैं उस जोन से बाहर नहीं जाना चाहता। जब मैं लिख रहा हूँ, राइटिंग के लिए आपको ना एक जोन चाहिए। मैं ये भी कहता हूँ कि हाँ पार्टीज़ भी करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। अगर हम पार्टीज़ देखेंगे नहीं तो लिखूँगा कैसे उसके बारे में। तो हर चीज़ ज़रूरी है, पर वो सब चीज़ कर ली। अब एक उम्र का दायरा आ गया, 30 का पड़ाव पार कर लिया हमने, तो उसके बाद यही लगता है यार जब तक मेरे पास ये कला है, जब तक आर्टिस्ट की लाइफ क्या है यार, झुर्रियाँ पड़ गई ख़त्म, है ना। जब तक फेस चल रहा है, जब तक है, चलो चलाते रहो। तो अब यही है कि हाँ कुछ बना लो यार, अपनी फैमिली के लिए इतना सिक्योर कर लूँ मैं कि कल को कुछ भी हो जाए मुझे, मेरी फैमिली हैप्पी रहे। तो मैं उन चीज़ों के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे दोस्त यार हैप्पी रहे, मेरी फैमिली हैप्पी रहे, मैं हैप्पी रहूँ, मैं अपने सपनों को अचीव करूँ और नया म्यूज़िक जो मैं एक्सपेरिमेंटल करना चाहता हूँ मैं करूँ, और जो मैं कर रहा हूँ। एंड बिलीव मी, मैं कुछ अच्छी और मेजर चीज़ों पे काम कर रहा हूँ इस वक्त। 2023 में बहुत सीन हल्ला मचेगा, देखना आप। आई थिंक सारे फैंस अब ट्यून इन करेंगे ज़्यादा। ये शेड अप, मतलब 2023 के लिए जो मैं बना रहा हूँ, जो अपना मटेरियल, जो एल्बम मैं कर रहा हूँ, इट्स गोना बी मैसिव। तो जब नया नया पैसा, नए नए शौक आते हैं, तो वो एक कौन सा शौक था कि आपको लगा कि हाँ ठीक है अब सक्सेसफुल हूँ, अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, वो कौन से पहला शौक जो पूरा किया आपने अपना? मैंने जूते लिए थे सबसे पहले, मेरे को पेमेंट आई थी, मेरे को याद है। Okay. मैं कभी नहीं ले पाया। मेरे पिताजी मेरे को वुडलैंड के जूते दिलाते थे क्योंकि वो 3-3, 4-4 साल चलते थे। तो वो कहते एक बार ले दो छुट्टी, तो वो पहनते थे, उनकी इतनी मोटी सोल होती थी। हाँ, तो वो पूरे फौजी जूते होते थे। तो मैं ना हमेशा ना एडिडास ओरिजिनल्स बाहर स्टोर्स के बाहर से देखता था और इतना मतलब वो मेस्मराइजिंग सा खींचता था मुझे कि यार आ मेरे पास, पर कभी ना हिम्मत ही नहीं हो कि वो गेट खोल के चले जाएं अंदर। पैसे नहीं होते थे यार, जाके क्या करेंगे, विंडो शॉपिंग करते थे बाहर से खड़े होके, यार वो देख चटकीला जूता वो कितना बढ़िया लग रहा है, वो देख तूतिया वाला कितना बढ़िया लग रहा है। तो जब मेरे को पहली पेमेंट आई थी, मेरे को याद है मेरे को 10,000 मिले थे, जिसमें से मैं 6,000 रुपये के जूते लिए थे और मैं इतना खुश हुआ था। मैंने कहा वाह यार ओरिजिनल, ऐसे पकड़ के मैंने पहने ही नहीं, वो 2 हफ्ते तो मैंने पहने ही नहीं भाई। हाँ, गंदे ना हो जाए, क्योंकि दिल्ली की सड़कें ऐसी है ना कि बाहर निकल जाओ सफ़ेद जूता काला है। मैं सेव कर रहा हूँ और इन्वेस्ट कर रहा हूँ। वेरी नाइस। हाँ, क्योंकि मैंने बहुत देर बाद सीखा है कि यार इन्वेस्ट सेविंग नाम की चीज़ होती है, ये करनी बड़ी ज़रूरी है।
अगर आपको फ्यूचर में सस्टेन या फिर अच्छी ज़िंदगी चाहिए तो उस वक्त यंग थे, मैंने कहा देखिए कि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, उड़ाओ जो आया इधर से आया बाद में गया पहले। तो वैसा हिसाब था हमारा। बट अभी फैमिली है और अभी बहुत जिम्मेदारियाँ मेरे सर पे। छोटी बहन की शादी करी मैंने, वो सबसे बड़ा, मतलब मैं जिस पे प्राउड फील करता हूँ कि हाँ मैंने एक ये चीज़ बहुत अच्छी करी अपनी लाइफ में। बड़ी बहन की वैसे नहीं कर पाया था, तब मैं अर्न नहीं कर रहा था और मैं कुछ इतना नाम भी नहीं था, पर जब हुआ तो अपनी छोटी बहन के अच्छे से शादी करी मैंने। ये जिम्मेदारियाँ पूरी करता हूँ मैं, अब तो उन्हीं के पीछे लगा रहता हूँ। एंड आई थिंक अल्टीमेटली यही सारी चीज़ें एक इंसान को बनाती हैं ना, शोहरत, दौलत, ये सारी अपनी जगह पे, बट ये वाली जो जैसे आपने बोला कि जिम्मेदारी थी मेरी, मैंने करी और मैं प्राउड फील करता हूँ आज की डेट में। मैं प्यार कमाता हूँ यार, अब मेरे को लगता है कि ना प्यार रहता है, पैसा ये सब, मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं बहुत पैसा कमाया फिर ज़ीरो हो गए, बहुत लोग ऐसे देखे हैं कि आसमान को छू के आए और नीचे पहुँच गए वापस। पर जो प्यार होता है ना वो अमर रहता है, मेरे को ऐसा लगता है। एंड आई थिंक आपने वो बैलेंस स्ट्राइक कर लिया कि आपकी लाइफस्टाइल भी, आई मीन लुकिंग एट यू, यू लुक फैशनेबल AF, थैंक यू, शुक्रिया। योर स्वेटशर्ट, योर यू नो योर सनग्लासेस। एक्चुअली मेरे को ये बादशाह भाई की मर्चेंडाइज है बैडफेड, और मैं बोलना चाहूँगा भाई बहुत ही बेहतरीन है। वैसे पर्सनली मैं आपको बोल चुका हूँ, पर मैं सबको बोलना चाह रहा हूँ, देखो जो भी देख रहा है, अगर बेहतरीन स्वेट शर्ट चाहिए तो बैडफेड जाके अभी खरीदो फटाफट। वैसे सोल्ड आउट हो गया होगा, पर अगर होगा तो आपकी किस्मत है, ले लो जाके फटाफट। अच्छा, लाइफस्टाइल की बात करें तो व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग दैट यू ओन? बहुत सारी चीज़ें हैं यार, ऐसे तो गाड़ी है, गाड़ी मतलब थी BMW ली थी मैंने, बेच दी और मैं नई लेने की सोच रहा हूँ, पर मैं पहले घर लूँगा, मेरे को एक अच्छी जगह घर लेना है। और दिल्ली में ही है, दिल्ली में ही। और मैं सोचता हूँ जहाँ मेरा पुराना घर था मैं उसके आसपास ही अब कहीं अच्छी जगह घर लूँ, क्योंकि जब मैंने वो घर छोड़ के गया था मैं बड़ा दिल टूटा था, मेरे सब दोस्त छूट गए थे मेरे बचपन में, और जब आपके दोस्त छूट जाते हैं ना यू फील बैड। और मेरा फिर नई जिस जगह मैं गया वहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं बना 12 साल तक, और मैं बड़ा ना अंदर से रोया हूँ उस जगह के लिए, क्योंकि जब आप जिस जगह पैदा होते हो ना आपको वो छोड़ के जाना पड़े, यू फील वेरी बैड। जब आपके दोस्त यार छूट रहे होते हैं कि यार सब तो एक जगह रहते हैं, मैं अकेला इतनी दूर चला आऊँगा। जैसे मैंने जोएल बताया, जोएल के साथ मेरा म्यूज़िक था, मेरी गली में रहता था, सब छूट गए बचपन में। तो अब मेरा यही है कि मैं सबसे एक्सपेंसिव तो घर ही खरीदूँ, तो उसी के लिए पैसा अब जोड़ रहा हूँ। लोग इतना ये फ्लैक्स करते हैं मैंने ये ले लिया, फलान ले लिया, घड़ी ले ली इतनी महंगी। अबे घड़ी टाइम दिखा रही है यार सिर्फ, क्या है उसमें यार ऐसा, क्या उसमें से फ्रिज निकल आएगा, क्या बियर निकाल के पी लेगा, क्या होगा ऐसा, क्या हेलीकॉप्टर बन जाएगा, क्या ऐसे करेगा तो उड़ जाएगा। तो ये चीज़ें मेरे को समझ नहीं आती। मैं एज एन आर्टिस्ट मैं दुनिया को ना काफ़ी अलग नज़र से देखता हूँ अब, सही बताऊँ। मैं कपड़ों पे भी इतना इन्वेस्ट नहीं करता, तो भाइयों का प्यार आ जाता है तो पहनने आते हैं और कैरी वैरी कर लेते हैं, तो अच्छे लगते हैं अपने पे कपड़े। बाकी बस मैं यही बोलना चाहूँगा जितने भी यंग आर्टिस्ट हैं कि बिज़नेस को समझो, म्यूज़िक बिज़नेस को समझना बहुत ज़रूरी है, सेविंग्स करो, इन्वेस्ट करो, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। शादी के बाद सच्ची में चेंज हो जाते हैं क्या लोग? मैं पहले से ही हो गया था उससे। अच्छा। एक्चुअली मैं पहले से ही हो गया था, और मैंने कुछ चीज़ें ऐसी देखी। मेरे पिताजी भी बीमार हो गए थे, बहुत ज़्यादा बीमार थे और हॉस्पिटलाइज थे, और डॉक्टरों ने मना कर दिया था। 2-1 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। तो बड़ी मिन्नतों के बाद, और तब मेरे को पैसे की वर्थ समझ आई थी। तब से मैंने सोचा कि नहीं, कि सेविंग बहुत ज़रूरी है। कल को कुछ भी अगर होता है मेरे माँ बाप को, और मैं ऐसे सिचुएशन में नहीं फंसना चाहता कि मुझे ऐसा लगे कि मैं प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा, या फिर मैं सपोर्ट ना कर पाऊँ, तो उस वक्त मैं मर गया। उस वक्त वो सब कमाया सब जीरो है मेरे लिए। अभी आप अपने दोस्तों की बात कर रहे थे, हमने सुना है कि आपके ऐसे बहुत ज़्यादा मेरा सबसे बड़ा फ्लैक्स है, आई एम सॉरी मैं आपकी बात काटूंगा, मेरा सबसे बड़ा फ्लैक्स है मैंने अपनी बहन की शादी करी। मेरे को उससे बड़ा फ्लैक्स कुछ नहीं करना। मेरे को इतनी खुशी है ना, मेरे को ये लगता है कि एक आर्टिस्ट का फ्लैक्स ये होना चाहिए कि उसने अपनी फैमिली के लिए क्या करा, अपने दोस्तों के लिए क्या करा, या फिर अपने आसपास के लोगों के लिए क्या करा। तो मैं ऐसे फ्लैक्स दिखाना चाहता हूँ। और आई थिंक छोटी बहन के लिए सबसे ज्यादा उम्मीदें माँ बाप से ऑफ कोर्स होती हैं, बट एक छोटी बहन के लिए जो उसका भाई होता है ना, जो उसका बड़ा भाई होता है, उसका प्रोटेक्टर होता है, उसको बचाता है मम्मी पापा की डांट से, उसको कहीं पे परमिशन दिलवाता है, उसको ख्याल रखता है उसका। तो आई थिंक उसके इसमें तो नहीं, मेरी दोनों बहनों ने मेरे को मतलब सपोर्ट इतना करा है बचपन से। वैसे मेरी पूरी फैमिली ने, मेरे पिताजी ने कभी मेरे को रोका नहीं म्यूज़िक बनाने से, मेरी मम्मी ने, और मेरी बहनों ने बहुत सपोर्ट करा है। छोटी बहन ने तो बहुत ज़्यादा, हमेशा मेरे गाने सुनती रहती थी जब भी वो पढ़ाई कर रही है अपनी। शी इज़ अ टीचर और उसकी शादी हो चुकी है और जम्मू में है वो। और जब भी मैं कहीं हूँ, अगर किचन में खड़ी है या फिर कहीं अपने रूम में या पढ़ाई कर रही है, सिर्फ मेरे गाने सुनती थी।
अनरिलीज्ड, रिलीज्ड, ये और वो, मतलब उसका सपोर्ट वैसा था मेरे को लेके। शुक्रिया बोलूँगा ऊपर वाले का जिसने मेरे को कला दी, जिसने मेरे को इस लायक बनाया कि मैं अपनी फैमिली को प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ चीज़ें जो उनको चाहिए। तो सबसे बड़ा फ्लैग, सबसे बड़ी खुशी है मेरे लिए। एंड आई थिंक जब ऐसे लोग ऊपर चढ़ते हैं आपकी जैसे सोच रखने वाले, तो दूसरों को भी खुशी होती है ना देख के। होती है, और खुश होने वाले होते हैं, नहीं होने वाले नहीं होते, पर सबको भगवान सद्बुद्धि दे, सबको खुश रखे, सबको अच्छी सेहत दे, मेरा यही कहना है। एक आपका गाना है निशु, और निशु आई थिंक आपका निकनेम भी है ये मेरे घर का नाम नहीं है ना? तो वो जो गाना है, उसकी जो स्टोरी है, उसकी जो वीडियो है, मेरे को सुनने में आया कि वो एक्चुअली में वो रियल इवेंट्स थे एंड समथिंग लाइक दैट हैपेंड। हाँ, सारी चीज़ें रियल थी, मतलब तो वो जितना क्या भी- सीन था? आई मीन क्योंकि वो तो काफी स्कैरी था कि वो रॉबर्स थे, वो गुंडे थे, क्या हुआ था? एक्चुअली मैं 2 महीने की छुट्टियां थी और मैं मेरे ख्याल से 10th में था या फिर 11th में था, और 2 महीने की छुट्टियां थी और मेरे को ऐसे बोला दोस्तों ने कि यार हम प्रमोशन जॉब कर रहे हैं और 4,000 रुपये मिलेंगे, तू भी कर ले। मैंने 4,000 मिल रहे हैं, ठीक है यार, प्ले स्टेशन ले लूँगा मैं। तो कहीं यहाँ पे साउथ दिल्ली खेल गाँव की तरफ कोई रेस्टोरेंट था, मेरा आई डोंट नो, कोई चाइनीज़ था, तो वहाँ मेरा लगा था काम। तो मैं वहाँ जाता था और लोगों को कार्ड्स देने होते थे जो खाना खा रहे हैं, उनको बैठ के टेबल्स पे, बस ये सब करना होता था और रात को आ जाना है। मैंने ठीक है, सिंपल सी जॉब है यार, कर लेंगे। तो मेरे को याद है मैं रात को आ रहा था और उस वक्त नया नया मेरे पापा ने मेरे को मोबाइल लेके, मतलब उन्होंने लिया था, वो मैं लेके आया था, और उसमें FM चलता था और स्मैक दैट आया था उस वक्त गाना, एमिनेम का और एकोन का, उस वक्त नया नया गाना आया था, तो FM पे चल रहा था वो गाना। तो रात के तकरीबन 9 बज रहे थे और मैं जा रहा था, काफ़ी दूर था बस स्टैंड, तो मैं चल के आता था क्योंकि पैसे होते नहीं थे कि यहाँ से ऑटो पकड़ के वहाँ तक जाऊँगा और ये करूँगा वो करूँगा। तो उस वक्त यंग भी थे, जितना चल सकते थे उस वक्त, तो 2-2 3-3 किलोमीटर पता नहीं चलता था चलने में। तो जा रहा था, तो वहाँ पे कुछ लड़के खड़े हुए थे ऐसे ही, मतलब उन्होंने टोली सी बना रखी थी। तो उनमें से एक लड़का आता है मेरे पास और कहता है कि भाई कल तुम्हारी लड़ाई होगी थी यहाँ पे। मैं लड़ाई होगी थी मेरी, मैं तो यहाँ पे नया हूँ, 2 दिन नहीं हुए भाई मेरे को यहाँ पे आए हुए। कहते हो गई थी भाई, तू ही था। तो ऐसे करके एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, उन्होंने मेरे को घेर लिया और मेरे को समझ आया कि यहाँ छीना झपटी वाले हैं ये। उन्होंने बोला तेरे पास क्या है, और ये चुपचाप जो भी है दे दे। मैंने कहा भाई मेरे पास 100 रुपये हैं भाई, 90 रुपये तुम रख लो, 10 रुपये मेरे को वापस दे दो, मैं बस की टिकट लेके घर पहुँच जाऊँगा। मान गए भाई, उन्होंने वापस भी दिए 10 रुपये, माँ कैसे उन्होंने निकाले नहीं। हाँ, और हाँ भाई उसके बाद उन्होंने ना ऐसे करके जेब पे हाथ लगाने लग गए। तो वहाँ मेरा मोबाइल था और मैंने कहा, मेरा दिल में यही थी कि भाई इसको ना देखें, बाकी कुछ भी ले लें, था ही नहीं कुछ, और जूते वूते कुछ भी ले जाना चाहिए। हाँ, वही पापा का भाई। उसके बाद उन्होंने ऐसे जेब में हाथ डाल के मोबाइल निकाल लिया, और जिसने मोबाइल निकाला ना, मैंने ना आप देखा ना था, मैंने खींच के चाटा मारा उसके में, पटाक। वो अब उनके हाथ में क्या था, उन्होंने ब्लेड रख रखे थे, उन्होंने ना चलाना चालू कर दे। एक ब्लेड मेरे यहाँ लगा था, ये रहा, ओ शिट, दिख रहा है वो कट, इनफैक्ट इतना ज्यादा प्रोमिनेंटली। हाँ ये था, और एक मेरे ब्लेड यहाँ मुंह पे लगा था। मुझे पता भी नहीं चला कि क्या हुआ, क्योंकि ब्लेड का लगा ना दर्द नहीं होता आपको, इंसान ना बौखला जाता है अपना खून देख के, वो डर जाता है। इसीलिए लोग ये ब्लेडबाज ब्लेड रखते हैं कि दर्द भी ना हो पर डर जाए। तो उस वक्त तो पता चला नहीं कि मेरे को लग गई और ये, और मैं लड़ने लग गया। वो तीनों अलग दिशा में भागे, पर जो मेरा मोबाइल लेके भागा ना, मैं उसके पीछे भागा। और उस वक्त आपको प्रमोशन जॉब पे ना वहाँ पे फॉर्मल्स पहन के जाने पड़ते थे, तो वही मैंने धर्मेंद्र वाले जूते पहन रखे थे, मोटी हील। और वो भागा नहीं जा रहा मेरे से सड़क पे, मानो जूते, हाँ, और वो मैंने जूते खोले, मैं नंगे पैर भाग रहा रोड पे। तो उसने रेलिंग वेलिंग पार करके कूद गया ये और वो। मैं कूदा और उसको लिटरली मैंने उसका गिरबान पकड़ को ज़मीन पे लटा दिया और ईंट पकड़ ली, मैं तेरा सर फाड़ दूंगा मैंने मुझे मेरा मोबाइल वापस कर। हाँ, तो उसने लिटरली मेरा उससे वापस लेके आया भाई मोबाइल। मैंने कहा यहाँ एक के कम पिटे, घर पे पापा ज़्यादा पेलेंगे। कहेंगे तू बेच आया भाई, मोबाइल बेच लिया तूने, तू खा गया उसे। क्योंकि हम थे ऐसे भाई, उस वक्त बचपन में करते थे। मैं अपने पापा के डम्बेल बेच देते भाई आके, 3 रुपये, हाँ 3 रुपये किलो के हिसाब से लोहा बिकता था, और मैं बेच दिए भाई जाके पापा के। मैंने कहा वीडियो गेम खेलूंगा घर जाके रात को। हाँ, मतलब पेप्सी की बोतल्स होती थी खाली, मैं बेचाता था जाके कबाड़ी वाले। तो ऐसे काम करता था मैंने। फिर ये सब हो गया। फिर बाद में मैंने देखा जो मेरी पूरी जैकेट पूरी एक साइड से पूरी लाल हो गई थी। मैंने कहा यही क्या, ये कौन सी बारिश हो रही है भाई। मैंने देखा पूरा गीला। मैंने कहा अरे भाई लग गई तेरे को, तो मैंने लगा क्या है, मेरे को दर्द तो हो नहीं रही मेरे को। तो उसके बाद कोई शीशा बीशा मैंने देखा नहीं। मैं जा रहा बस स्टैंड तक किसी तरीके से पहुंचा मैं। तो वहाँ मेरे सारे खड़े दोस्त मिल गए, क्योंकि सारे इकट्ठे होते थे अलग अलग जगहों से, फिर एक साथ हम जाते थे।
तो उन्होंने देखा ओ ये क्या हो गया, ये फलान ढिमकान और ये और वो। फिर बेचारा मेरे को एम्स लेके गए, वहाँ से एम्स में इमरजेंसी में गए और वहाँ पे मेरे को डॉक्टरों ने कोई नम नहीं करा, कोई सुन नहीं करा, ऐसे टाँके लगाना चालू कर दिया। मैंने कहा भाई इंसान हूँ, बोरी थोड़ा ना हूँ, मेरे को चिल रहे हो तुम ऐसे करके, क्या कर रहे हो तुम। तो उस दिन मैंने दिल्ली को बड़ी पास से देखा था। तो ये तो असली बातें हैं वो सारी। आपके कोई भी गानों के कमेंट सेक्शन में देख लो, आपके इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन पे देख लो, या किसी भी आपके इंटरव्यू के कमेंट सेक्शन पे देख लो, एक लाइन है जो आपके फैंस हमेशा लिखते हैं, ठीक है, बहुत सारे फैंस हमेशा लिखते हैं, वो लिखते हैं कि जमुना पारी सब पे भारी। ये वो तो है भाई, फैक्ट है वो फैक्ट है। हाँ। कभी आपको ऐसे वो फील हुआ, जैसे कहते हैं ना वो ईस्ट दिल्ली साउथ दिल्ली का थोड़ा सा डिवाइड रहता है दिल्ली के अंदर, तो उस पे आपको कभी ऐसा फील हुआ कि डिवाइड है नहीं है? हाँ हमेशा हुआ भाई। मेरे को साउथ दिल्ली की लाइफ ऐसा लगता था कि यार ये तो मतलब कभी अचीव ही नहीं कर सकते हम। तो वो लगता था कि यार ये बॉर्डर के पार की लाइफ है और ये बॉर्डर के साइड की लाइफ है। तो हमेशा मैंने वैसा देखा कि यार साउथ दिल्ली तो जाना ही नहीं होता था यार हमारा। वहाँ पे कोई काम ही नहीं होता था, वहाँ पे हर चीज़ वहाँ महंगी थी। हम क्या करेंगे वहाँ जाके, कहाँ के खाना खाएंगे, किस लड़की को घुमाएंगे, क्या है, गाड़ी होती नहीं थी, बसों में खुद धक्के खा रहे थे। तो साउथ दिल्ली के सपने होते थे। और जमुना पार तो यार अपने आप में बहुत अनोखा है यार, बहुत अनोखा है। वहाँ पे हर तरह का करेक्टर मिलेगा आपको, वहाँ पे हर तरह का करेक्टर मिलेगा। किसी गलियों में गलियाँ हैं वहाँ पे भाई, भूल भुलैया है वो, पर आई लव जमुना पार। जमुना पार का एक अलग फैन बेस है और आई थिंक लोगों ने उसको स्टीरियोटाइप कर दिया एक अलग सेंस में लेके, बट कितने सारे लोग, कितने सारे क्रिएटर्स, कितने सारे क्रिएटिव आर्टिस्ट निकले हैं भाई वहाँ से। दिल्ली में बढ़ता है भाई, दिल्ली में हर कोने में आर्टिस्ट है यार। और जमुना पार आगे देखो, इतनी ब्यूटीफुल जगह है यार। घूमे नहीं जमुना पार आप सही से, हम घुमाएंगे, हमारे साथ कोई है, हम बताते हैं जमुना पार क्या है। अभी जैसे हम बीफ्स की बात कर रहे थे कि होते हैं इंडस्ट्री में, या फिर सुनने में आ जाता है कि इस रैपर के साथ या फिर इस सिंगर का, इस आर्टिस्ट के साथ वो है, तो ये एक्चुअली में रियल होता है या फिर सिर्फ क्लाउड के लिए? ऐसा नहीं है यार, हिप हॉप मतलब बीफ पार्ट रहा है हमेशा हिप हॉप का। चाहे आप बाहर देख लो, नाज वर्सेस जेज़ी या फिर जा रूल, एमिनेम, 50, जा रूल, ये वो रियल था। और मैं तो गोलियाँ चल जाती थी बाहर। मतलब वहाँ ये नहीं होता कि ओए तू छोटा मैं बड़ा, मैं छोटा तू बड़ा। वहाँ तो चमका देते हैं बंदे, वहाँ तो गोलियाँ चल जाती हैं, और चली भी हैं काफ़ी गोलियाँ, और काफ़ी रैपर्स ऐसे मरे भी हैं। और यहाँ पे भी होती हैं। और यहाँ पे ठीक है यार, ऐसा कंपटीशन, हर कोई मानता है कि मैं बेस्ट हूँ, वो सामने वाला कहता है मैं बेस्ट हूँ, वो कहता है मैं बेस्ट हूँ, और वो एक कंपटीशन चलता है। और अच्छा भी है, क्योंकि दोनों ही अच्छे उभर के आते हैं, अच्छी लिखाई देखने को मिलती है हमको बीफ के द्वारा। अगर बीफ हो रही होती है तो लोग अपने आप को पॉलिश करते हैं, अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं कि यार बेस्ट देना है, बेस्ट देना है। तो उस बेस्ट के चक्कर में कंपटीशन ने लिरिकली रैपरों को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया आज कि हर कोई लिरिक्स पे ध्यान देता है। तो बीफ ने इम्प्रूव भी करी है गेम। और पर मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ लेजिट बीफ हो वो होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बेतुकी बीफ बना रहे हो, किसी का कोई है नहीं, कोई जवाब नहीं दे रहा, कोई लेना देना नहीं है किसी का, तुम इसको पोक कर रहे हो या फिर यूँ, बस टीआरपी के लिए। हाँ वो समझ नहीं आता मुझको। अगर रहना है तो रियल, अगर आप अपने आप को बोलते हो तो रियल बीफ करो फिर। बट जैसे आप भी दिल्ली वाले हो, दिल्ली वालों का होता है कि इन लोगों को गुस्सा बहुत आता है। मेरे को तो बहुत आता है, बहुत आता है। और आई थिंक जब आपका लाइव हुआ था तो फैंस को पहली बार आई थिंक आपकी एक अग्रेसिव, पैसिव अग्रेसिव साइड दिखी थी। कभी आप ना मेरा लाइव फिर से देखना, उसमें आप देखना मैंने कंट्रोल कितना करा अपने आप को। चाहे मैं कैसा भी हूँ, गुस्सा कितना भी है, आप मेरे मुंह से एक गाली नहीं सुनोगे। हाँ, नहीं दिया कि मैंने आप रफ्तार को कोई तेरी माँ की, तेरी बहन की कुछ भी नहीं। मेरे को पता मेरा दोस्त था और मैंने उसको मेंटेन रखा, चाहे मैं उस वक्त हाई भी था या फिर कुछ भी था। मेरे को इतना पता था मेरा दोस्त था मुझे। पर ये कुछ उसके दिल पे बात लगी मेरे को। उसने कोई इंटरव्यू में कहा था कुछ कि इक्का और गोलू पैसा कमा पा रहे हैं कि नहीं कमा पा रहे। वो मेरे को थोड़ा सा हर्ट हो गया था। और मैं उसको फ़ोन करके बोल सकता था, और वो मेरे को ये फ़ोन करके बोल सकता था कि भाई तुम पैसा कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे। वो इंटरव्यू में क्यों बोला, वो मेरे को थोड़ा सा हर्ट हुआ। तो वो चीज़ मेरे को बस ये बुरी लगी कि मेरे को लाइव जाके नहीं बोलना चाहिए था। और यही बात अगर हनी पाजी को ये मैं बोलना चाहूँगा कि उनको अगर पाजी किसी का नहीं लगा तो वो किसी को फ़ोन करके बोल देते। अगर उनको इतना उससे प्रॉब्लम है कि यार इसने को पाजी नहीं बोला, अगर आप दिल में उनके लिए कोई प्यार रखते हो तो उसको फ़ोन करके पूछ भी सकते हो तू कैसा है कैसा नहीं है। पर ठीक है यार, सब मस्त हैं अपना, मैं ही मस्त हूँ यार, सबकी रिस्पेक्ट है। माफिया मुंडी, आई लव यू। बट कभी आपका ऐसे गुस्सा निकला है किसी मोमेंट में जब आप भूल गए कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं क्या हूँ, बट उस मोमेंट में आपको लगा कि यार अब मेरा दिल्ली पना बाहर निकल रहा है? हुआ बहुत आर्टिस्टों से मेरी लड़ाई हुई है। गुरु रंधावा भाई से एक बार मेरी लड़ाई हो गई थी, मेरे को याद है। गुरु रंधावा से और बहुत गंदी लड़ाई हो गई थी, मुंबई में थे हम। उसके बाद हमने 4 साल बात नहीं करी, 3-4 साल बात नहीं करी। और जबकि गुरु भाई और मैं ऐसे रहे हैं हमेशा कि मेरे घर पे रहते थे, मैं उस भाई के घर पे रहता था और साथ में म्यूज़िक करना, उनके एल्बम पे काम करना, मेरे सिंगल्स पे काम करना। क्योंकि आई लव उनकी राइटिंग शुरू से, उनका स्टाइल, क्योंकि वो अर्बन इतने थे और नया म्यूज़िक ले आया था पंजाबी में।
बहुत उनका अपना यूनिक स्टाइल था, उनकी आवाज़ का मैं फ़ैन हूँ आज भी। और आज तो खैर हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, जैसे शुरू पहले थी, पर बीच में ऐसा भी हुआ है कई आर्टिस्टों से मेरी बड़ी, मैं शराब पीने लग गया था बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हो गया था मैं, बहुत ज़्यादा। और मतलब दोपहर में शराब पीना चालू कर देता था मैं, और फिर मैंने उन तो चीज़ों ये पे, डाउनफॉल करियर की वजह से जब बीच में ऐसा लगता है कि यार ऐसा नहीं, बहुत फास्ट लाइफ हो गई थी और मैं काम बहुत कर रहा था, पर जो मेरे आसपास के लोग थे ना वो सही नहीं थे। मेरे को कहीं मतलब एक्सप्लॉइट बहुत करा गया मेरे को, और बहुत लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया मेरे काम का। मुझे याद है मेरे शोज़ एक मतलब कई ऐसे बंदे जुड़े जो मेरे को मैनेज करते थे, और मेरा शो था और मेरे सामने मेरे शो के पैसे गिन रहे हैं और मेरे को बोल रहे हैं फ्री शो है, और मैंने वो चीज़ें भी देखी हैं। तो वो फ्रस्ट्रेशन मेरी इतनी बढ़ती चली गई थी कि कोई बोलने वाला नहीं था, मैं किसी को ना बता पा रहा था, ना मेरा अच्छी टीम थी, पोटेंशियल बहुत था। मैं काफ़ी टाइम तो काफ़ी पीछे लोगों की वजह से रहा हूँ। पोटेंशियल मेरे में शुरू से ही बहुत था, मैंने अच्छे गाने लिखे, दिलजीत पारी के साथ भी जब था तो मैंने गाने लिखे जो शायद रैपर आज भी ना लिख पाऊँ, उस तरीके के गाने लिखे मैंने। पर फिर मेरे को अच्छी टीम मिली और फिर मैं इतना सेट हो गया लाइफ में, कैश का फ्लो अच्छा हो गया, घर पे मेरे सब सही रहने लग गया, मेरी जेब ठीक थी। और जब इंसान की जेब सही होती है ना तो सब सही है, उसका दिमाग सही रहता है, वो अपने काम पे फोकस कर पाता है। तो उसके बाद मैं अपने आप को फिर सही करता चला गया। आज भी बहुत कमियां मेरे अंदर, ऐसी बात नहीं है कि मैं आज एकदम परफेक्ट बन गया हूँ कि सुबह उठते भगवान का नाम लेता हूँ, गाना लिखने बैठ जाता हूँ, रात तक गाना बना के, ऐसा कोई संत वो नहीं बन गया मैं। बहुत कमियां होंगी पर मैं धीरे धीरे उन पर काम कर रहा हूँ। चलो अब टाइम है कि हम आपके साथ कुछ गेम्स खेलेंगे। Okay. सो आर यू रेडी? लेट्स गो। लेट्स गो। ओके, तो पहली गेम है कि हम इंग्लिश में कुछ लिरिक्स बोलेंगे और आपको उनका नाम गेस करना है। वो हिंदी गाने हैं, ओके बट हम वो हिंदी गाने इंग्लिश में कन्वर्ट करके वो एक लाइन बोलेंगे और आपको गेस करना है कि कौन सा गाना है। चलो ट्राई करते हैं जी। ठीक है, और आइकॉनिक गाने हैं वैसे तो, आई थिंक आप पकड़ लोगे। ओके मेलोडी में गा देना थोड़ा सा तो जरूर पकड़ देखो लेंगे। गाने वाला डिपार्टमेंट आपका है, मैं Okay. बोल सकती हूँ। ओके। ओ beloved, you are being searched by your crazy lover. ओ जाने जाना ढूंढना तुझे दीवाना। Yes, right. A girl whose name is love is lost, is lost, is lost. खोई है यार, ये गाना मेरे को मुंह पे था। आपके फेवरेट का है? आ दिलजीत पता है पाजी। यार कुड़ी जिदाना मोहब्बत है कुम है। Yes, yes, एक That कुड़ी। song. A friend who is like a fragrance, whose tongue is like Urdu. मैं हिंट देती हूँ, एक बहुत बड़े बॉलीवुड सुपरस्टार का गाना है। यार मैं सही बताऊं, बॉलीवुड ज़्यादा सुनता नहीं मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे। तो ये मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि आप गेस नहीं कर पा हाँ। रहे हो। छैया छैया। अच्छा वो यार line मेरा खुशबू की तरह। अच्छा यस। यार ये गेम तो बहुत टफ है। ये लास्ट वाला आई थिंक आप पकड़ लोगे। हम्म, ओ गर्ल ऑन योर व्हीटिश डस्की कॉम्प्लेक्शन, गाइस फ्रॉम माय टाउन गो क्रेजी। अरे गुड़िए नी तेरे ब्राउन रंग ने मुंडे पटते नी। माय फेवरेट सॉन्ग। द नेक्स्ट गेम इज कॉल्ड टॉप 3 विद इक्का। ओके ठीक है, आपको अपने टॉप 3 बताने हैं। टॉप 3 फूड आइटम्स दैट यू कैन नॉट रेजिस्ट। राजमा चावल, छोले चावल, छोले भटूरे। टिपिकल दिल्ली वाला खाना। ये टॉप 3 आर्टिस्ट यू वांट टू कोलैब विद। जेजी और एमिनेम, जे कोल और कैंड्रिक में अगर आप दोनों में वैसे, पर मैं जे कोल को बोलूँगा। ओके, ये वेरी इंटरेस्टिंग। क्या हमें देखने को मिल सकता है जल्दी? यू नेवर नो। यू नेवर नो। हाँ यस। टॉप 3 वेज टू डील विद अ ब्रेकअप। देखो मेरे डील करने का तरीका तो बहुत अलग था भाई, तो तुम वो सब मत करना भाई। आपका देखो क्या मैं तो तरीका? बोलूंगा कि दारू पियो रो और दो चीजें तो थी भाई लाइफ में, एक तो रोया बड़ा हूँ जब भी मेरा दिल टूटा कभी, और दारू तो ऐसे ही पिया, ना जाने कैसे पिया, दारू ने ही माफी मांगी है मुझसे। हाँ, तो तीसरी तो और कुछ समझ नहीं आता था उसके बाद, दो के बाद या तो रो लो, दारू पीने के बाद तीसरा कुछ नहीं होता था। टॉप 3 वेज टू इम्प्रेस अ गर्ल। अच्छी बात है, उसकी तारीफ और बिहेव। बिहेव वेल, यस। अ जेंटलमैन। इस तीसरी गेम का नाम है रील ऑफ इम्प्रेशंस। ओके इसमें हम कुछ आर्टिस्ट के नाम लेंगे और आपको ट्राई करना है, कोई भी आप अपना कोई भी वर्ड्स गा सकते हो या फिर कोई भी उनके गाने की लाइन गा सकते हो उनकी तरह। ओके ओके, फर्स्ट है हिमेश रेशमिया। जरा जरा तेरा सरूर। ठीक है भाई, ऐसा ही गाते हैं वो, बहुत अच्छा गाते हैं भाई, और मैं भाई के साथ काम करा है हिमेश सर के साथ, और मैं मिला हूँ, बहुत प्यार करते हैं मतलब वो मेरे को, और आई लव हिम, मतलब आशिक बनाया आपने यार। मैंने कैसे उस एरा के गाने आई थिंक आज भी सुन के कुछ होता है। वाओ यार वाओ, बहुत अच्छे म्यूजिशियन है वो, बहुत अच्छे।
हनी सिंह। हनी भाई के तो बहुत गाने पसंद हैं मुझे। ओ ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी कर दिया मैनू, आश्वे छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू। यस, हनी भाई हैं क्या। नाइस। अरिजीत सिंह। सारे गाने सही हैं उनके, तो मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहूँगा। फेयर इनफ। हाँ, लोग कहेंगे इससे बता तो मत ही गाता भाई तू। ओके, बोहेमिया, जैसे आपने बोला पहला नशा प्यार आपकी काली डन्नाली गड्डी दे शीशे काले, मेरे पीछे पीछे लगे 24 घंटे पुलिस वाले। उनके तो यार आई लव हिम। अभी मैं इनफैक्ट अभी थोड़े दिन पहले ही सुन रहा था वो एल्बम, तो और बड़ी सारी मेमोरीज इतनी ज़्यादा फ्रेश हो गई ना यार। मैं अपनी छत पे ना, मेरे को याद है, और घनी रात में कुछ नहीं दिख रहा भाई, मेरे सिर्फ हेडफोन्स लगे होते थे, भाई की कैसेट लगी होती थी वॉकमैन में, और मैं दीवार की तरफ खड़ा होकर मतलब कंघी पकड़ के परफॉर्म करता था उनके गानों पे। मेरे को आज भी याद है कि ऑडियंस है मेरे सामने और मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। तो यस, पैसा नशा प्यार। और वो उनके गाने और वो जो उनका वो काली दनाली, वो वर्ड इतना फेमस हो गया था। बाजीगर मैं गड्डियां चलावानी में बाजीगर, मैं कुड़ियां पटावा मैंने पुलिस दा नहीं डर रखा, गड्डी च पिस्तौल खराब अज कल दा माहौल नाले वड्डे नाले मेरे नाले पंगे मैंने चंगे चंगे फांसी दे फंदे ते टंगे। अरे यार गाने थे भाई यार, बोहेमिया भाई के थे। नेक्स्ट टीम का नाम है वुड यू रादर। तो दो ऑप्शंस हैं, आपको चूज करना है कि मैं ये करूंगा या फिर ये करूंगा। ओके ओके, वुड यू रादर नेवर लिसन टू म्यूजिक और वुड यू रादर नेवर सिंग? मैं सुनना तो नहीं छोड़ सकता म्यूजिक, हाँ, और आवाज़ मेरी हमेशा तो ऐसी रहेगी नहीं। Would you rather travel in the past and change something or travel in the future and see what God has planned for you? मैं पास में जाना चाहूँगा और बहुत सारी चीज़ें चेंज करना चाहूँगा अपने लिए अपने आप को लेकर। Okay. और मैं बहुत सोचता हूँ कि मैं ऐसे टाइम मशीन बना लूँ, ये कर लूँ, या फिर मेरे को कहीं से ऐसी कोई पावर मिल जाए जिससे मैं टेलीपोर्ट कर पाऊँ अपने आप को पुराने टाइम में। तो ये तो मैं सोचता हूँ। तो यस, But I पास think में जाना अभी आप चाहूँगा जहाँ पे हो वो उन पास्ट चीजों की वजह से ही आया ना। I think मैं और अच्छा हो सकता था अगर वो पास में कुछ चीज़ सही होती थी। हाँ, okay. Would you rather listen to the same 5 songs on repeat or watch the same 5 movies on repeat? मैं गाने सुन सकता हूँ, मूवीज़ तो नहीं देख सकता भाई, इतना लंबा प्रोग्राम तो नहीं हो सकता कि 5 मूवीज़ बैक टू बैक देखते रहो। Okay. Would you rather कि someone goes through your phone or someone sees you naked? भाई मेरे फ़ोन में चले जाओ भाई, कुछ भी नहीं है, शादीशुदा इंसान हूँ, क्या रखूँगा फ़ोन में अब। Nice. Would you rather live on the beach your whole life हाँ। or live in the mountains forever? बीच। Beach? You're a beach person. मेरे को समुंदर बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति देता है मुझे। मेरे को लहरों की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, बहुत काम कर देती है मेरे को। ठीक है, इस सेगमेंट का नाम है अप क्लोज एंड वेरी पर्सनल। ठीक है, तो इसमें हम आपसे कुछ बहुत ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चंस पूछेंगे। ओके। लेट्स सी, आपने लास्ट किसको डीएम किया था? मैं व्हाट्सएप ही करता हूँ, डीएम नहीं करता किसी को। हाँ। और पर मेरे ख्याल से मैंने बादशाह पारी को करा था। ओके, हाँ, काम से काम हाँ। रिलेटेड। आपके बहुत सारे टैटूज हैं और ये जी। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हाँ। मैं पूरी कॉन्वर्सेशन में ऐसे ना बीच Yes. बीच में देख रही थी I have so many क्या tattoos. वाओ, कितने टैटूज हैं आपके? आज 11, मेरे ख्याल से 11 11 टैटूज हैं मेरे बॉडी पे। ओके, आपका फेवरेट कौन सा है? मेरा ये वाला है, देयर इज लाइक हार्ड वर्क लिखवाया था मैंने। मेरे को लगता था कि मेहनत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है, जितनी आप करोगे उतना फल पाओगे। तो ये मेरे को मेरा फेवरेट टैटू लगता है। वन सॉन्ग या फिर एक आर्टिस्ट जिसको आप स्टैंड नहीं कर सकते? ऐसा कोई भी नहीं है यार, सब आर्टिस्टों के बीच में रहकर मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और मैं जब भी मिलता हूँ कुछ सीखने को मिलता है। और जैसा भी आर्टिस्ट हो यार, चाहे मेरी फील्ड का हो, चाहे हिप हॉप आर्टिस्ट है, चाहे वो गाने वाला है, तो हर की जगह सुनना, बैठना, समझना। तो यस, बाकी बट कोई एक ऐसा गाना जिसको सुन के क्रिंज हो जाता है, जैसे अभी आपने मूवीज के लिए बोला था? यार बहुत सारे गाने हैं, पर मैं किसी को ना आर्ट को, चाहे वो क्रिंज हो जाए, मैं किसी को ना छोटा नहीं बताना चाहता, क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ यार। मैं इतना बड़ा नहीं होगा कि मैं किसी को छोटा बोलने के लिए मेरी औकात है कि मैं किसी को बोला है वो तो ऐसे ही है, तो मैं क्या, कोई मेरे को ही बोल सकता है ऐसे। तो सब अपनी जगह ठीक है यार। सीख लो कि ये नहीं करना, बस मन में करो जो करना है। हाँ, नाइस। बॉलीवुड क्रश? पहले थी यार, अब नहीं यार। रवीना टंडन थी बचपन में। मुझे याद है मैंने बचपन में जब बहुत छोटा था, 3rd या 2nd में होऊंगा, लॉकेट लिया था दिल वाला, ऐसे खुलता था, उसमें 2 रवीना टंडन की फोटो लगी हुई थी, और सोम बाजार से खरीदा था मैंने। तो वो याद है मुझे। सारे 90s के लड़कों की वो क्रश होती थी रवीना। अरे यार, और वो उनका गाना, शिल्पा शेट्टी, भाई करिश्मा कपूर, भाई गोपी किशन, क्या मूवीज होती थी भाई वो यार। वो एरा लगता भाई, एरा लगता।
Okay, how much is your outfit worth? पता नहीं भाई I mean, I love your shoes. हाँ। I think can we focus on his shoes for a second? ये नाइकी के होंगे 18,000 के जूते हैं, 18-19,000 के. There's a Levi's Very jeans. dapper. I love Levi's. It's very comfortable jeans. And I think his sweatshirt also. ये बादशाह भाई ने गिफ्ट करी ये है. बादशाह भाई ने आपको गिफ्ट करी. ये एडिडास की बकेट हैप है. But there's Gucci के glares. Gucci के ग्लास है. And I Gucci की think Gucci बेल्ट belt है. as well. ये सब ठीक है. So लगभग like what's the most expensive outfit that you've carried? मेरे पास अभी मेरे को पता ऑफ वाइट की एक मेरे पास वो है स्वेटर सी है जो कि 1.5 लाख रुपए की है. Nice. हाँ, पर मैं ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें खर्चता नहीं पैसे. मेरे को ना समझ नहीं आता यार, तुक नहीं लगता कि यार 70,000 रुपये की टी शर्ट ले ली. मैंने ली थी एक बार, उसका गला खिंच गया था. मेरे को इतना दर्द हुआ ना, मैंने अब इसको देखता रहूँ मैं 70,000 रुपये का खिंच हुए. तो मैं बस मेरे को इसलिए नहीं. जब मैं हो रहा हूँ कि बिलियनियर, अगर मैं भगवान ने मुझे इतना नवाजा चीज़ों से, तो हाँ तो सोचूंगा मैं. सही बात. 70,000 रुपये के टी शर्ट हुए, गले खुल गए भाई. हाँ Okay. एक लास्ट क्वेश्चन. जी. इतनी जितना आपने अभी तक जी लिया अपनी लाइफ में और अचीव कर लिया, कोई रिग्रेट? एज सच मेजर तो नहीं है, छोटे छोटे हैं. किसी का दिल कभी दुखाया था तो आज सोचता हूँ उसको ऐसा क्यों कह दिया, या फिर घर वालों से कही जो बदतमीजियाँ करी है मैंने वो क्यों करी. तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मेरे को हैं. ऐसा था मेजर मैंने किसी का कोई बुरा नहीं करा और किसी का कोई गलत नहीं करा कभी मैंने, जो कि रिग्रेट रहे मुझे. मस्त है लाइफ मस्त है. लड़की, मस्त है लाइफ. And मस्त था ये इंटरव्यू. थैंक यू सो मच. शुक्रिया आपका. It was Thank you. lovely having you, Thank Ekka. you. And with that, we will take your leave. We will come back next week with a brand new episode. Until then, please like, share, and subscribe to Men's XP.